Hello everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss about cell, the basic unit of life. तो बच्चा, what is cell? Cell होता क्या है? बेसिकली अगर हम बायो की बात करें तो सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ऐसा क्यों कहा गया है दैट सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ? बिकॉज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हैं, आपके ह्यूमंस हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ cell. That's why it is called कि cell is the basic unit of life और cell is the unit of life. यानी जिंदगी जीने के लिए हमारी बॉडी के अंदर, यानी हमारी बॉडी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है. और हर एक सेल कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, इसीलिए सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है. और ये जो सेल है उसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए ये छोटा सा बेसिक यूनिट है जिसकी वजह से आप सरवाइव करते हैं, क्योंकि ये सेल ही है जो आपकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. बेटा, ये जो सेल होते हैं वो हर एक बॉडी के अंदर डिफरेंट होते हैं. अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे ब्रेन के सेल नर्व सेल हो गए, हमारे स्टमक के सेल गैस्ट्रिक सेल हो गए, हमारे लंग्स के सेल, हमारे बॉडी में और जितने भी बाकी सेल्स हैं वो सारे अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जितनी बॉडी कॉम्प्लेक्स होगी उतने ही मल्टीपल सेल्स होंगे और उतने ही ज्यादा फंक्शंस वो परफॉर्म करेंगे. ये जो सेल है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक एक ऐसे साइंटिस्ट थे, एक ऐसे बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था. और किसमें डिस्कवर किया था? दैट ही डिस्कवर्ड इट इन हनी कॉर्क. अब आप कहोगे मैम ये हनी कॉर्क क्या है? बेटा, ये जो हनी कॉर्क की बात कर रही हूं मैं, CORK, ये क्या है? आप सबको पता है बार्क क्या होती है? लकड़ी जो होती है, जो वुड होता है, ठीक है बेटा, कहाँ से मिलती है? ट्री से. तो आपने देखा होगा कुछ ट्री जो बूढ़े हो जाते हैं उनके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है ना, जैसे पपड़ी उतरती है वैसे, उसे बोलते हैं बार्क. अब उस बार्क को रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया अपने माइक्रोस्कोप में, जो उस टाइम पे माइक्रोस्कोप हुआ करते थे, और उसने ऑब्जर्व किया कि सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है. तो उसने कहा कि ये जो सेल है ये एक लिटिल रूम की तरह है जिसमें सेंटर में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है. जिसमें सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. तो रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल. अब बात करते हैं बेटा, सेल यूनिसेलुलर भी होते हैं यानी मल्टीसेलुलर भी. मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल भी हो सकता है और मल्टीपल सेल्स भी हो सकते हैं. हमारी ह्यूमन की बॉडी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं, पर बैक्टीरिया वगैरह के अंदर सेल्स कितने होते हैं? सिंगल होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब बात करते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप सबको पता लग गया सेल क्या होता है. अब बेटा इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि सारे फंक्शंस, ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. बेसिक आप कह सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है, इनकी बॉडी मतलब बाकियों की बॉडी के अंदर ये जितने भी ये सेल्स होंगे, जितनी भी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होंगे, वो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है क्या? प्रोकैरियोटिक का मतलब ये होता है बेटा, अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मान लो ये सेल है बेटा और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इस न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, यानी एक मेम्ब्रेन है जो कि न्यूक्लियस को कवर कर रही है. सो हम बोलेंगे उस सेल को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल. बट अगर इस सेल के ऊपर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, अगर मैं इसे इरेज कर दूं, देन वी कॉल इट योर प्रोकैरियोटिक सेल. तो अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है बेटा कि यूकैरियोटिक्स जो होते हैं या यूकैरियोट्स जो होते हैं उनके न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, यानी उनके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. अब बात करते हैं बेटा सेल थ्योरी की. ये सेल थ्योरी शेवान एंड स्क्लेडन ने दी थी और उनका कहना था कि जो सेल होते हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. और सेकेंड पॉइंट उन्होंने ये दिया था कि जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, यानी एक सेल डिवाइड करता है और उसके बाद एक न्यू सेल आता है. समझ रहे हैं? जैसे बेटा ये वाला सेल है,
अगर ये सेल डिवाइड करेगा तो इससे एक और सेल बनेगा, ये डिवाइड करेगा फिर एक और सेल बनेगा। इट मींस उसका कहना था शेवान एंड स्क्लेटन का कि हर एक प्रीवियस सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल से एक न्यू सेल बनता है। तो बेटा आज के हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल, ताकि हम लोगों को पता लगे कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके सेल्स कैसे होते हैं। सबसे पहले तो प्रोकैरियोट्स होते कौन है, बता दिया मैंने आपको। प्रोकैरियोट्स जिनके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और किस में पाए जाते हैं, यानी ये प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस किस में होता है बेटा, बैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्मा में, पीपीएलओ में और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो कि नेक्ड नहीं है, जो कि आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये जो माइकोप्लाज्मा है बैक्टीरिया, आपको पता है पीपीएलओ निमोनिया होता है बेटा इससे, ठीक है। और ये जो माइकोप्लाज्मा है ये सबसे छोटा बैक्टीरिया है, ठीक है। तो बेटा जो ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनके ऊपर सेल वॉल होती है, बट ये जो माइकोप्लाज्मा है वो एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके ऊपर आपकी सेल वॉल नहीं होती है। तो होता क्या क्या है, सबसे बड़ी बात आती है, तो होता क्या क्या है। सबसे पहले बेटा सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्या है, प्रोकैरियोट्स का सेल है। तो बेटा सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, कवरिंग। तो वो कवरिंग क्या क्या होगी, अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की तो सेल एनवलप में आती है लेयर्स जो कि सेल को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो इट कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर। इधर देखो बेटा इस डायग्राम में आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स एक केमिकल है जो कि थिक कोटिंग रखता है सेल के चारों तरफ, ताकि सेल हार्श कंडीशन में डीजनरेट ना कर जाए। तो बेटा देखो ये जो आउटर लेयर है, यहाँ पे मैंने सेल का डायग्राम बनाया है प्रोकैरियोटिक सेल का। तो आउटर सेल इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। मिडिल की बात करें तो मिडिल क्या है, सेल वॉल है। सी हियर आई हैव ऑलरेडी मेड सेल वॉल, और इसका काम क्या होता है, सेल को शेप देकर रखना। और थर्ड वन इज योर इनर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। बेटा अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, अंदर ही अंदर क्या हो रही होती है, फोल्ड हो रही होती है। तो उस फोल्डेड लेयर को, यानी ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, दिस इज कॉल्ड योर मेसोसोम। क्या बोलते हैं बेटा इसे, मेसोसोम। अब ये मेसोसोम है क्या, बताया मैंने अभी आपको, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या है, एक्सटेंशन है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम है सेल वॉल की फॉर्मेशन करना, यानी जो मिडिल लेयर है उसकी फॉर्मेशन करना। थर्ड थिंग बेटा रेस्पिरेशन में, सिंगल सेल है भाई, रेस्पायर भी उसी सेल से करेगा, तो रेस्पिरेशन में भी काम आएगा, डीएनए रेप्लिकेशन में भी काम आएगा। पहले तो आप ये क्लियर करें बेटा, प्रोकैरियोट्स जितने भी होते हैं उनके अंदर सिंगल डीएनए होता है और वो सर्कुलर होता है। जैसे हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो वो कॉइल्ड होता है और हेलिक्स की फॉर्म में होता है, इनकी बॉडी में सर्कुलर शेप की फॉर्म में होता है, जिसे हम प्लाज्मिड भी बोलते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए काम आता है। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एंजाइम कंटेंट। जो भी एंजाइम बना रहे हैं आपको पता है इनका रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी होता है, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, तो जो भी एंजाइम ये बनाते हैं ये बहुत ही जल्दी अपना एंजाइम कंटेंट क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इज बेटा वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोइड। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, उन सबके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं न्यूक्लियोइड, क्योंकि उनके अंदर बेटा न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इस वजह से उन्हें न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और उसमें सिंगल और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। सी यहाँ पर मैंने बनाया आपका प्लाज्मिड, दिस इज आवर सर्कुलर डीएनए, राइट। नेक्स्ट इज बेटा जो इनका डीएनए होता है, डीएनए को कवर करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, यानी पैकेजिंग प्रोटीन चाहिए जो कि डीएनए को पैक करती है, ठीक है। तो वो प्रोटीन कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। और हिस्टोन प्रोटीन्स हमारी ह्यूमन बॉडी में भी होते हैं और ये प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, ताकि वो डीएनए को रैप कर सके। सो नेक्स्ट बात आती है बेटा राइबोसोम। राइबोसोम से आप क्या समझते हो बेटा, देखो यहाँ पे मैंने डॉट जितने भी बनाए हैं ये सारे क्या है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन को बनाना। हमारी बॉडी के अंदर भी जितने भी सेल्स होते हैं सब में राइबोसोम्स पाया जाता है। क्यों, क्योंकि जो ये प्रोटीन होते हैं बेटा
ये हमारी बॉडी का बेसिक नेसेसिटी है, क्योंकि हमारा डीएनए प्रोटीन का बना हुआ है और डीएनए को बनाने के लिए ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ऐसे ही प्रोकैरियोट्स में भी बेटा प्रोटीन की जरूरत होती है और प्रोटीन की सिंथेसाइजिंग कौन करता है? राइबोसोम करता है। सो राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा इंक्लूजन बॉडीज की। इंक्लूजन बॉडीज का क्या मतलब होता है बेटा? जैसे कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपना जो भी खाना बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। अब वो स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। किस में करते हैं? वैक्यूल की फॉर्म में स्टोर करते हैं ना। वैसे ही ये प्रोकैरियोट्स की बॉडी के अंदर इंक्लूजन बॉडीज होती है। जो भी इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ये स्टोर करते हैं इन इंक्लूजन बॉडीज के अंदर। और ये क्या क्या स्टोर कर रहे हैं? फॉस्फेट एंड ग्लाइकोजन। नेक्स्ट इज बेटा क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स क्या होता है? क्रोमा से आप क्या समझते हैं? कलर। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि कलर्ड होते हैं, यानी जिनके अंदर ऑलरेडी कलर होता है। जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है ना बेटा, ऐसे ही इनकी बॉडी के अंदर भी पिगमेंट होता है। क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो जो कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी उनका एक स्पेसिफिक कलर है, तो वो होता है क्रोमैटोफोर। यानी ये जो सब हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये ऑर्गेनेलीज है। ऑर्गेनेली का मतलब क्या होता है? एक सेल के अंदर जो भी आपका प्रेजेंट है, जितनी भी चीजें प्रेजेंट है, वो ऑर्गेनेलीज कहलाएंगे एक्सेप्ट इट्स फ्लूइड पार्ट। फ्लूइड यानी जो लिक्विड पार्ट होगा उसको छोड़ने के बाद और जो भी पार्ट मिल रहा है हमें, दैट आर कॉल्ड ऑर्गेनेली। तो अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो क्रोमैटोफोर जो कि कलर प्रोवाइड करेगा एंड द लास्ट वन इज फ्लैजेला। अब बेटा आपको पता है बैक्टीरिया बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इनकी बॉडी में मूवमेंट के लिए क्या होता है? फ्लैजेला होता है और पिल्लई और फिम्ब्रे होता है। सबके फंक्शंस बताती हूँ। फ्लैजेला का काम होता है मूवमेंट करना। ठीक है, मूवमेंट कराने के लिए फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ है। एंड फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ठीक है, और सबसे बड़ा स्ट्रक्चर फ्लैजेला में होता है फिलामेंट का, यानी फिलामेंट धागे की तरह होता है। इसीलिए पूछ लिया जाता है कई बार कि फ्लैजेला के अंदर सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? दैट इज योर फिलामेंट। नेक्स्ट इज बेटा पिल्लई और फिम्ब्रे, दोनों एक ही बात है। ये देखो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना है। दिस इज नॉट सीलिया, ये सीलिया नहीं है। जैसे पैरामीशियम में होता है, ये सीलिया नहीं है। ये क्या है आपका? पिल्लई है या फिम्ब्रे है। इसका काम क्या होता है? जब बेटा बैक्टीरिया होस्ट की बॉडी में जाके चिपकता है, अटैच होता है, तो उसको अटैच होने के लिए, अधेयर होने के लिए क्या चाहिए? कुछ तो चाहिए ना उसकी बॉडी के ऊपर। तो वो किस चीज से अटैच होगा? वो अटैच होगा आपके पिल्लई या फिम्ब्रे से। सो बेटा आई एम अगेन रिवाइजिंग यू द होल प्रोकैरियोटिक सेल। एक बार प्रोकैरियोटिक सेल फिर से बताती हूँ बेटा। देखो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म तो होता ही होता है, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है बेटा, साइटोप्लाज्म लिक्विड, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ी होंगी बेटा। ठीक है, तो मेजर जो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होगा, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाएगा? उसकी सेल एनवेलप कितनी होती है? 3 होती है। उनका क्या फंक्शन होता है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके बाद उसके न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। इंक्लूजन बॉडीज वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें वो अपना रिजर्व मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं। क्रोमैटोफोर जो कि उन्हें कलर दे रहे हैं, जो कि उस सेल को कलर दे रहे हैं, प्रोकैरियोट्स के सेल को कलर दे रहे हैं। और फ्लैजेला जिसकी वजह से वो मूवमेंट करते हैं। राइट बेटा, so this is all about today's video, and if you really like the video, do share it with your friends and family. Thank you everyone, and don't forget to subscribe my channel.